नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज हुए उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यह अग्नि परीक्षा किसी एक सियासी दल के लिए नहीं, बल्कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले उन सभी प्रमुख सियासी दलों, प्रत्याशियों और कुछ सियासी चेहरों के लिए है जिनकी साख इन उपचुनाव में दांव पर लगी है। दरअसल 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो न सिर्फ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि कई दूसरे चेहरों की किस्मत का फैसला भी होगा। सत्ताधारी सियासी दल बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन 7 सीटों में से महज सलुम्बर सीट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में मौजूदा सरकार के करीब 11 महीने के कार्यकाल का ये लिटमस टेस्ट होगा। वहीं करीब 11 महीने पहले राज्य में सत्ता से हाथ धोने के बावजूद इन 7 सीटों में से 4 पर जीत दर्ज करने वाली मौजूदा विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भी सियासी भविष्य को ये परिणाम तय करेंगे कि आखिर इन 4 सीटों पर कांग्रेस का जलवा बरकरार रह पाएगा या उसमें भी नफा या नुकसान झेलना पड़ेगा। इन सब के साथ ही आरएलपी और बीएपी के बीच सियासी भविष्य को चुनाव परिणाम तय करेंगे। ऐसे में आज चर्चा उपचुनावों पर ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज हुई वोटिंग से इन सियासी दलों को क्या आस है। और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते कि हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जितेंद्र यादव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश बुनकर जी, जो कि प्रवक्ता हैं आरएलपी पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे नितिन सारस्वत जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और साथ में प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएपी के। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेतन जी के पास चलते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आप दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप अभी शहर से बाहर हैं, तो क्या किसी चुनावी माहौल में मौजूद हैं आप? और दूसरा, जो चुनावी माहौल आपने देखा उसके बाद में क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ बीजेपी के पक्ष में मामला है या थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? दीपक जी, मैं पिछले 15 दिन से इन्हीं क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हम क्या लेकर के जब मतदाताओं के पास गए, हम जनता के पास गए हमारे कार्यक्रम को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व जिस प्रकार से जो संकल्प पत्र हमने दिया था, उसमें जिस प्रकार से हमने पालना की, जिस प्रकार से संकल्प पत्र को लागू किया और जो वादे हमने किए थे, उन वादों को जो पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है, वही हमारी असली ताकत थी। दूसरी ताकत थी हमारा कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता रात और दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत बनाता है, वो कार्यकर्ता हमारा, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश हो, कंधे से कंधा मिला करके तो रात और दिन मेहनत करके जिस प्रकार से चुनाव को हमने लड़ा है, हमने चुनाव को चुनौती के रूप में लिया था। ये चुनौती हमारे सामने थी। हमने हमारी कमियों की समीक्षा की। पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने एक्सरसाइज की, हर बूथ की एक्सरसाइज करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस 2 विधानसभा क्षेत्रों में तो तीसरे नंबर से दूसरे नंबर आने की लड़ाई लड़ रही है। वो जीतने की दौड़ में ही नहीं है। कांग्रेस इस प्रयास में हमारी इज्जत कैसे बच जाए। रही बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों की, उसमें आप चलिए, एक खिवसर के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, आरएलपी में हमारे संघर्ष हमारे सामने है। 84 के अंदर आप आइए, 84 में बीएपी पार्टी के साथ हमारा संघर्ष है, क्योंकि कांग्रेस को 2023 में 21,000 से ज्यादा मत दोनों जगह नहीं मिले। तीसरी बात, दौसा विधानसभा, दौसा के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़े, हमने मेहनत की है, हम मार्जिन वोटों से, हम केवल जीतने के लिए नहीं, हम हमारा जीतने का मार्जिन भी बढ़ाएंगे। और इसका उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको कि हनुमान जी बेनीवाल क्यूसर में पहली बार 35,000 मतों से जीते थे। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के उनके भाई नारायण जी बेनीवाल 6,000 मतों से जीते। 2023 में फिर चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें मात्र 2100 मतों से जीते। ये साबित करता है कि किस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल का ग्राफ क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर के गिरा है और 2000 के इलाके हमने उनको खड़ा किया है। और क्यों खड़ा किया है कि हम लोगों ने मेहनत की है। हमने कभी हारे तो ईवीएम पे निशाना नहीं साधा, हमने कभी चुनाव आयोग पे निशाना नहीं साधा, हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे निशाना नहीं साधा, हमने शुद्ध मन से जनता के आशीर्वाद को स्वीकार किया और हमारी कमियों को देखा, हमारी कमियों पर रिसर्च किया, उनको दूर किया, हम चुनाव मैदान में आए और चुनाव हम जीतते हैं। ये हमारी ताकत है। लेकिन आक्षेप नहीं लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, हाँ बता दीजिए। लास्ट बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के रुझान आने शुरू हो गए दिन भर में। जो पार्टी आरोप लगाना शुरू कर देती है वोटिंग के दिन,
इसका मतलब है कि वो अपने हार को छिपाने के लिए आरोप लगाना शुरू करती है। और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी का मैं पहले ही कह देता हूँ, 10 बजे ईवीएम खराब होगी, चुनाव आयोग खराब होगा, लोकतांत्रिक संस्थाएं खराब होगी। ये कांग्रेस का रिप्लाई होगा 23 तारीख को। लेकिन आपके लिए भी देखिए, आपके जो प्रभारी थे, है मतलब मौजूदा प्रभारी, वो और दूसरे नेता तो ये कह रहे थे हमारे पास खोने के लिए क्या है, क्योंकि 7 में से सिर्फ 1 सीट ही आपके पास थी। तो ऐसे में यदि चुनाव परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते तो आप तो ये भी कह देंगे हम तो पहले से भी काबिज नहीं थे, हमने नुकसान तो कुछ उठाया नहीं है। लेकिन आपकी सरकार के लेकिन आपकी सरकार के लिटमस टेस्ट है सर, लेकिन आपकी सरकार के लिटमस टेस्ट है सर 11 महीने के कार्यकाल का। मैंने बताया ना, हम लेके गए सामने, हमने किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ा के 8000 का वादा किया, हमने करके दिखाया। हमने बीपीएल परिवार को 4.5 में सिलेंडर देने का वादा किया, हमने करके दिखाया। हमने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, हमने 28,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, 50,000 नौकरियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। और हमने वादा किया है 1 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी, और हम पूरा करके दिखाए दीपक जी, और दिखाया है पहले भी हमने। ठीक है, केंद्र सरकार की हर चलिए वापस आ जाएंगे आपके पास। उज्ज्वला योजना, इज्जत कर योजना, यही कांग्रेस पार्टी हमारा उपवास उड़ाती थी। क्या शौचालय योजना, कांग्रेस पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बांटो और राज करो। हम लोगों का ध्येय वाक्य क्या था, एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो, ये हमारा ध्येय वाक्य था। और इसी ध्येय वाक्य पर हम आगे बढ़े, और आज जनता ने हमारे पास आशीर्वाद दिया 7 विधानसभा के अंदर, और 7 विधानसभा हम जीतेंगे। ठीक है, नितिन सारस्वत जी बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। नितिन जी, आपने चेतन जी की बातें सुनी होगी। चेतन जी ने कई बातें कही है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी को लेकर जो हमारी सरकार का कामकाज था उसको लेकर हम गए हैं। कांग्रेस पार्टी 23 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो उसके बाद में सुबह 10 बजे से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देगी। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो सभी सीटें जीत रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं वो अहंकार बड़े वर्ड से ना होके मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ। एक तो पहले राजस्थान की जनता का साधुवाद करना चाहता हूँ, जो लोकतंत्र के इस महापर्व में निकले और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी, कहाँ वृद्ध ने वोट किया, कहाँ जो शादियों का माहौल है उसमें लोग निकल के आए और बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान के द्वारा अपनी भावना व्यक्त की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बातें चेतन पुरोहित जी ने की है, मेरे बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मैं थोड़ी सी बातें अभी बस 10, 15, 20 दिन पीछे तक के लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जहां पे क्या नाम से बोला जाता है कि एक क्या नाम से केंद्रीय एक जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो बोलते हैं कि मैं मंत्री हूं या नहीं मंत्री, उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता। वो कहते हैं मंत्री बनके मैं शिखंडी बन गया। कई विधायक कहते हैं कि हम जेईएन का ट्रांसफर नहीं करा सकते। एक प्रवक्ता कहते हैं कि हम कब तक चाशनी चटेंगे। उसके बाद में कई सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो और किसकी सुनवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अरे अभी सीखने के लिए कुछ समय तो दीजिए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के जीजाजी को हटा दिया जाता है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या नाम से ये तो मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे को क्या लेना देना है। इतनी सारी बातें आने के बाद में लास्ट इंचार्ज बोलते हैं कि हमारी तो 1 सीट है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतनी सारी चीजें लिटमस टेस्ट इन्होंने देख लिए। और जो ये वादों की बात कर रहे थे, कहां लिखा हुआ था कि 8,000 करेंगे, मैंने तो पढ़ा था 12,000 करेंगे। इन्होंने कहा था आरपीएससी भंग होगी। अभी बच्चे जिनसे इन्होंने वादे किए थे वो टंकी पे चढ़े, फिर दोबारा उनको झूठे वादे कर रहे थे। जहां किसान की समस्या समाधान करने का समय था, उस समय अपने भाई को जिताने के लिए आपदा मंत्री और कृषि मंत्री जूझे हुए हैं, वहां उन्हें किसानों से कोई फर्क नहीं है। आपने देखा इन्हीं सभी चीजों के कारण सबसे पहले अग्निवीर मंत्री बनाया राजस्थान की जनता ने, फिर लोकसभा के अंदर इनको सबक सिखाया। लेकिन वो अहंकार और वो मिसमैनेजमेंट इनका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए मैंने लगातार कहा कि साथ ये आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो जनता को वादे किए थे, कहां पेट्रोल डीजल हरियाणा के बराबर मिलने लगा, कहां आरपीएससी भंग हो गई, कहां पे इन्होंने बड़े मगरमच्छ पकड़ लिए, कहां पे इन्होंने 12,000 किसान सम्मान निधि इन्होंने कर दी, कहां इन्होंने सारी चीजें जो बढ़ा चढ़ा के उल्टी जो हमारी योजनाएं थी, इन्होंने बिजली में लोगों को तरसाया, पानी में लोगों को तरसाया, फसल के टाइम खाद के लिए इन्होंने लोगों को तरसाया, हमारी तमाम योजनाएं जो उनको राहत दे रही थी उससे लोगों को तरसाया। और जिस तरीके का एक बोलते हैं ना कि एक इस तरीके का मिसमैनेजमेंट, ठीक है, मतलब इनकी जो कमियां आप बता रहे हैं, इनकी जो कमियां हैं जो आप गिना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं,
मैंने जो कमियां, दीपक जी मैंने जो कमियां बताई वो भाजपा के मंत्री संतरी और कार्यकर्ताओं के मुंह की जबानी है। मैंने अपने मुंह से तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। जो जनता का दुख दर्द है वो तो आपने देखा है। मैंने तो जितने शब्द यूज किए हैं वो मंत्री संतरियों के शब्द यूज किए हैं। आज ये तो आपने बुला लिया कि चुनाव में आपने बुला लिया इन सबको, आपने बुलाया चुनाव में? मैं कह रहा हूं बिल भुना। देखिए हमारे विपक्ष का काम है इनकी चीजों को उजागर करना और जनता के साथ खड़े रहना। हम साथ खड़े रहे और इसी का चुनाव परिणाम होगा कि आज हमने जितना फीडबैक लिया, जहां हमारे ऑब्जर्वर थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, मंडल लेवल के, प्रचंड सातों सीटों पे हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। और दूसरा आपको ये बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा में ये उपचुनाव इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं वो भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अहंकार जो इनका सिर चढ़ के बोल रहा था 400 पार 500 पार इतना पार, वहां पे उन विधानसभाओं में नहीं, वहां 8-8 विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आए, इसलिए वो उपचुनाव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास में नितिन जी। मैं आता हूं राजेश बुनकर जी के पास में। राजेश बुनकर जी, आपकी पार्टी भी किस स्थिति में है ये आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी की साख भी दांव पर है। सिर्फ एक एमएलए जीत कर आए थे आपके इस बार, ठीक है। और जो चेतन जी ने जिक्र किया जिस बात का कि इतने हजार से जीतते थे, उसके बाद में वो जो ग्राफ था वो धीरे 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 नीचे आता चला गया। तो अब आपके लिए भी संघर्ष की लड़ाई बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी को वो एक बची हुई सीट वो भी वापस विधानसभा में मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम उन वोटर्स का आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्होंने अपने वोट की आहुति दी है, और जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमने रही बात खोने की, ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, या भाई हमारी तो पार्टी 2018 में बनी। 2018 के बाद में हम अपनी पार्टी को लेकर के आए, और आज आप देखिए, आज 2018 के बाद में जो भी 2-4 जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के मध्य हम आपके बीच में बैठे हैं। आज तीसरी पार्टी उभर करके बन करके हम बैठे हैं, तो हमने तो पाया है, खोया नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि रही बात हमारी, जैसे खींव सर के लिए आपने बोला कि आप मजबूत है कि नहीं है, तो आपको पता है 2008 से लेकर के और 2018 तक आज 24 है। हमने तमाम उन चुनावों में 18 का हो, 13 का हो, आज देखिए 19 का हो, मतलब हर जगह हम मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। ये गिरावट कैसे आ गई हनुमान बेनीवाल जी की? ये तो संघर्ष है सर। हम आपको बताऊं दीपक जी, ये तो संघर्ष है जो हम कर रहे हैं। और ये जो तमाम जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की, जनता की बेरुखी नहीं है ना, बेरुखी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के पास तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना चुनाव डिक्लेयर करते हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास तो सिर्फ कार्यकर्ता है। हम पैदल चलने का काम करते हैं, हम मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करते हैं, कैसे तैसे कर करा करके मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पास वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं है जो इन लोगों के पास में है। तो इसलिए ये हमारा संघर्ष है, और संघर्ष इतना दमदार है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी फतेह करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। सर में जीत रहे हैं आप भी? बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे साथ में जितेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से वो तमाम जो मेहमान हैं उनकी बातें भी सुन रहे हैं। अब मैं जितेंद्र यादव जी का रुख करना चाहूँगा। जितेंद्र यादव जी, जिस तरीके से नितिन सारस्वत जी की बात सुन लिया आपने, 7 सीटें वो जीत रहे हैं, चेतन राजपूत जी भी 7 सीटें जीत रहे हैं, राजेश बुनकर जी खिंसर जीत रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जितेंद्र मीणा जी जुड़ जाएंगे, वो भी सलूम्बर और 84 जीतने की बात करेंगे। देख के लग तो ये रहा है कि 7 सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा, राजस्थान में सीटों की संख्या 17-18 के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में तो आपका क्या आकलन? बिल्कुल दीपक जी, देखो हम राजनीति के विद्यार्थी हैं, और मैं आकलन से ज्यादा विश्लेषण में विश्वास रखता हूं जी। राजनीतिक, जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक दुनिया में वोटिंग राजनीति को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा सरल सा बिंदु है, ध्यान देने योग्य है। वोटिंग परसेंटेज को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी दार्शनिक बातें एक तरफ रख दो। अब मैं वोटिंग परसेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे पास डेटा 5 बजे तक के हैं, फाइनल डेटा पे मैंने निगाह नहीं डाली, पर 5 बजे तक का जब मैं डेटा देखता हूँ तो दौसा में 55.6% के लगभग वोटिंग हुआ। एक तो ये ध्यान देने योग्य है। दूसरा, हम रामगढ़ और खींवसर में देखें तो 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जरा समझना है। जब कभी किसी क्षेत्र में वोटिंग परसेंट कम होती है, इसका मतलब आप वोटर्स को बाहर निकाल के लाने में सक्षम नहीं रहे। कौन? दोनों ही लोग। क्या आपके पास मुद्दे नहीं थे, या फिर जनता की अंदर उदासीनता आ गई है? दोनों ही बात समझिए।
उदासीनता अगर आई है तो वो सत्ता पक्ष को घातक होता है। यदि वोटर उसमें इतना जोश नहीं है कि यार मैं जाऊं तो क्यों जाऊं, उनका प्रोत्साहन नहीं है, इसका मतलब सत्ता पक्ष को नुकसान होने वाला संभावित है। और दूसरा, जो विपक्ष या अन्य पार्टियां हैं वो भी उनको नहीं ला पाई, इसका मतलब उनके पास मुद्दों की कमी है। तो ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है। भविष्यवाणी या नहीं करूंगा, पर दो सीट में दोनों पे बहुत खतरा है। भाई मान लिया कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के प्रति जोश नहीं था, तो इसका ये भी कारण हो सकता है ना, जनता ये पहले ही मान के बैठी हो कि भाई युवाओं के मुद्दे या बहुत सारे मुद्दों में एडवांटेज में है और जो जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो जीत रही है। एक ये भी आंकड़ा हो सकता है। पर मेरे अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा पेचीदा मामला है। अगर ये उपचुनाव नहीं होता, अगर ये मेन चुनाव होता, तो मैं निश्चित रूप से कहता कि सत्ता पक्ष नुकसान में जा रही है, लेकिन अभी ऐसा कहना बहुत नुकसानदायक होगा। ऐसे कुछ झुंझुनों में भी है। मुझे ऐसा लगता है आपकी आज अपनी ये जो बातचीत है ना, इनका एक सीट वाइज अगर बात करें तो ज्यादा मजेदार चीज होगी। तो मुझे अगर आप समग्र रूप से मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ना तो सत्ता पक्ष के पास कोई जनता के लिए छोटा एक मुद्दे को यदि छोड़ दे, युवाओं वाले मुद्दे को, क्योंकि युवाओं के मुद्दे पर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ सेंटिमेंटल स्तर पर थोड़ा सत्ता पक्ष को एडवांटेज हुआ है। एसआई भर्ती के मामले में उन्होंने जो कार्रवाई की है, चाहे वो किरोड़ीलाल जी की वजह से हो या आपकी और हमारी सबकी जागरूकता की वजह से, मैं किसी को श्रेय नहीं दूंगा इसका। लेकिन हाँ तय है कि युवाओं का मामला सत्ता पक्ष की तरफ जाएगा, चाहे 7 सीटों में से कोई सी भी सीट रही हो। दूसरा खतरनाक फैक्टर जाति का फैक्टर है राजस्थान। अब जाति के फैक्टर पर अगर मैं बात करूं तो भाई झुंझुनू में भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर देखें खीवसर में भी, सलुम्बर में भी, चौरासी में भी। तो अभी जब तक फाइनल आंकड़े मेरे पास नहीं आ जाते, हाँ रामगढ़ पे जरूर बोलूंगा, खीवसर और रामगढ़ पर मैं जरूर बोलूंगा। जब कभी ऐसी सीट पर जहां जातिगत बहुत जाति और धर्म का मामला बहुत ज्यादा हो, मैं रामगढ़ के बारे में आपको बता दूं, रामगढ़ में बीजेपी में एक भीतरघात की संभावना थी जय आहूजा की वजह से। लेकिन जय आहूजा की भीतरघात वो कुछ पंचायत हुई, उसको सुलटा दिया गया मामला। अब देखना ये होगा भाई कितने सही है ये बात की वो मान गए। वहां मेय वोट 70,000 के लगभग है, राजपूत 40,000, जाटों की ये संख्या 20,000 के लगभग पड़ती है, ऐसी सैनी 22,000, मीना बहुत थोड़ी संख्या में। ब्राह्मण बड़ा वोट बैंक है, 35,000 के लगभग। अब मैं इनको 2 कैटेगरी में बांटता हूँ, देखो ब्राह्मण, जाट, राजपूत 40 और जाट 20,000, यानी 60,000 ये हो गए, और लगभग 35,000 ब्राह्मण मिलके 1 लाख के लगभग वोट बनाते हैं यदि यादव 4,000 इनमें जुड़ जाते हैं। 1 लाख तो ये एक धड़ा जिसे अपेक्षाकृत बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दूसरा वोट बैंक जो है वो है मेव समाज का और मीना, प्लस मीना को भी अगर थोड़ा सा हटा दें, एसटी समाज, एसटी का 40% टोटल वोटिंग में हिस्सा है। 70 और 40,000 1,10,000 होते हैं। तो आंकड़ों की बिसात पर तो यहाँ जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है वो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन एक जल्दबाजी में यहाँ निर्णय पर मत पहुंचना, क्योंकि वो एनसीआर रीजन है, ध्यान से समझना जरा। वहां की राजनीति में दिल्ली और केंद्रीय मामलों के जो वो है वो सेंटिमेंट का काम करते हैं। तो अदर जितने भी हैं, मैं एसटी की छोड़ दूं, यानी परंपरागत कांग्रेस के वोट बैंक को यदि मैं छोड़ दूं, तो तमाम वोट बैंक लगभग इकट्ठा रहता है। ये बात तय है आज तक की परंपरा के हिसाब से। अब देख, जब ज्यादा वोटिंग हुई है, मतलब 72% के लगभग वोटिंग हुई है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहां संप्रदाय में, अगर संप्रदाय का पता चला है तो मेव समाज ने दबा के वोटिंग की है, जबरदस्त वोटिंग की है। यदि उनका साथ एसपी ने दे दिया होगा तो ये सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है, निश्चित है। और यदि एसटी समाज ने साथ नहीं दिया होगा, मैं श्रेय नहीं दे रहा, माफ करना, मेरा ये जो है कथन बाद में कोट भी किया जा सकता है, मैं किसी समाज पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा गणित कह रहा है कि यहाँ संगठन में शक्ति है। आपके परंपरागत वोट को जो साध सका वही जीतेगा। ये रामगढ़ के बारे में। जी, अब आप दीपक जी बताइए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ मैं इसी उसमें। मुझे मैं रुक करूँगा एक बार यहाँ पर नितिन सारस्वत जी का। नितिन जी, जिस तरीके से बात आ रही है आंकड़ों को लेकर कि कुछ जगहों पर जो वोटिंग है जितनी उम्मीद के मुताबिक होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जितेंद्र जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, तो वो जिस तरीके से वोटिंग कम हुई या मतदाता किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाया, वोटर बाहर नहीं निकल पाया, तो उससे कांग्रेस पार्टी गदगद होगी, क्योंकि पिछला जो इतिहास है, अब तक का इतिहास है, उसके आधार पर तो कांग्रेस के लिए ठीक रहता है, मुनासिब रहता है।
देखिए दीपक जी, मैं जनता को कमतर आंकने की कभी भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि जनता ने हर परसेप्शन को, हर धारणा को, अब वो बातें नहीं रही जो कभी बोला करते थे कि ये धारणा से कोई वोट करता है, ये धारणा से नहीं करता। हमारा जो समाज है या जो हमारे वोटर्स हैं, वो राजनीति में पीएचडी करे हुए हैं, खुद सचिन पायलट जी ने कहा। उनकी समझ को या उनकी सोच को अगर मैं कमतर आंकता हूं किसी चीज से, तो मुझे लगता है कि मैं उस वोटर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी और अपनी नासमझी दिखा रहा हूं। मुझे लगता है कि अब जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो मुद्दे समझती है और किन मुद्दों पे वोट करना है राजस्थान की जनता को बखूबी आता है। इसीलिए राजस्थान की जनता आपने क्या मुद्दे दिए थे? सुनिए, जब 21 दिन पहले, सुनिए, अरे एक बार सुनिए ना, जब 21 दिन पहले सरकार बनाती है और 21 दिन बाद में वही सरकारी मशीनरी भी पूरी लग जाती है, तो उस वहां पे उस विधायक को अग्निवीर मंत्री बना देती है। और वही जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, तो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जिस लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे धूल चटा देती है, उन दिग्गज चेहरों के होने के बावजूद भी हरा देती है। तो मैं ये बिल्कुल विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, ना अपनी पार्टी के लिए ना मैं किसी पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जनता को किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंकना चाहिए। जनता मुद्दे समझती है, मुद्दों के ऊपर मतदान होते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपने मुद्दे लेके जाते हैं। हम अपने 11 महीने का जो फेलियर रहे, अगर आपको यही नहीं पता क्या मुद्दे हैं, बच्चे टंकी पे चढ़ रहे हैं अभी भी कि जो वादे इन्होंने किए थे तब भी वो वादों को पूरा नहीं किया। वो टंकी पे चढ़ के, सुनिए सरकार, तो सुनिए सर 2 मिनट धैर्य रखिए, सर 2 मिनट तो धैर्य रखिए। वो सरकार के मंत्री के खिलाफ बोलते हैं जो बच्चे चढ़े हुए हैं, सरकार के मंत्री के खिलाफ उनके वादों को याद दिलाते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को आश्वासन दिया जाता है। मैं लगातार कह के आ रहा हूं कि ये आश्वासन देते जाते हैं, ये आदमी को केवल भ्रमित करने का काम करते हैं, कार्य करने का काम नहीं करते। मुझे एक चीज बताइए, मुझे नितिन जी, यदि सरकार के खिलाफ यदि पानी की टंकी पर यदि कोई बच्चे चढ़ते तो सरकार के मंत्री उनको उतरवाने भी पहुंच जाते हैं स्नारकल लैडर लेकर, वहां पर उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर जाते हैं। अच्छा, आपने ये वाली बात समझ ली, आपने ये नहीं समझा कि उसने क्या पोस्टर लगा रखे थे, आपको पता है? बिल्कुल न्याय की गुहार, भजनलाल सरकार से न्याय की गुहार, सरकार की मंत्री के खिलाफ ही पोस्टर लगा रखा था। आपने ये नहीं देखा होगा सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए दोबारा जाके। और फिर सरकार के मंत्री ने पुनः आश्वासन दिया, काम नहीं किया, पुनः आश्वासन दिया। वो काम पहले भी हो सकता है। आप, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, यही समझने की बात है। चलिए, समझने की बात तो ये भी है कि नितिन जी, समझने की बात तो ये भी है कि उपचुनाव कल होने वाला है और आज यदि सरकार किसी बात को लेकर घोषणा करते तो वो आचार संहिता का उल्लंघन भी हो जाएगा। समझने की बात तो फिर दूसरी समझने की बात तो ये भी हो सकती है कि यदि आप कुर्सी पर बैठे हुए तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ही परीक्षा को रद्द कर दिया जाए तो जो रद्द नहीं करवाना चाहते तो उनके भी विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। नहीं दीपक जी, आप यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। अगर ये जन कल्याण का मुद्दा अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो फिर अभी जो भर्तियों की घोषणा हुई है, ये आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं हुआ? क्या वहां पे आपका चुनाव आयोग तो परमिशन दे देता है उनके लिए? क्योंकि रूल यही है कि अगर परमिशन दे दी जाती है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे राज्य का मामला है, संबंधित विधानसभा का नहीं है। मैं एक दिन पहले की कल की बात कर रहा हूँ जितिन जी, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। कल किरोड़ी लाल मीणा उनको उतारने लेकर गए थे, उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अगर घोषणा करते तो ये घोषणा को उसी के बराबर तोला जाता, कर सकते थे। आश्वासन कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई लीगल पहलू नहीं है, क्योंकि आचार संहिता एक कानूनी दस्तावेज अनुच्छेद 324 का, वो कानूनी भी नहीं है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड आयोग है। सही पूछो तो भर्ती, अभी जो शिक्षक भर्ती निकाली, क्या आपको पता है ये भी तो आचार संहिता में निकाली है, वो उल्लंघन क्यों नहीं माना गया? हो सकता था सर, कल किरोड़ी जी आश्वासन देके कुछ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा करते किस हैसियत से सर? वो तो खुद कृषि मंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से बात करने के बाद में मैं सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं आपकी। मैं दूसरा, आपने मेरे यदि बात समझी हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि वहां पर कल बैठकर यदि ये होता कि सरकार से बात करने के बाद में ऐसे ही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती, कल ये घोषणा हो जाती, तो हो सकता है कि बहुत सारे विपक्षी दल इसको लेकर भी आरोप लगाते कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले आपने एक घोषणा कर दी, आपने वोटों को साधने के लिए कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे आरोप लगते हैं। उस लिहाज से मैंने कहा था। खैर, मुझे रुख करना चाहूंगा डॉक्टर चेतन राजपूत जी का। चेतन जी, एक बड़ा मामला यह है, मैं उसी सवाल पर आपके पास आऊंगा। वोटिंग परसेंटेज का जिक्र आपके लिहाज से कितना जरूरी हो जाता है? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि जब वोट प्रतिशत कम होता है तो उससे बीजेपी को नुकसान खास तौर पर होता है। ये एक धारणा है, आम आदमी की परसेप्शन है ऐसा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हमारे संगठन का पन्ना प्रमुख
जिसको एक पन्ना दिया जाता है उस बूथ का, आपको इन मतों को, इन लोगों को मतदान करवाना है। और मतदान कराने में हमारा बूथ का जो अध्यक्ष है, पर पन्ना प्रमुख है, वो सफल हुआ है। और उसी कारण से मतदान प्रतिशत जो बना है, जो बढ़ा है, और मतदान प्रतिशत का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा चुनाव में जब सरकारें चेंज होती है तो वो अलग होता है, उपचुनाव के अंदर बिल्कुल अलग होता है, लोकसभा में बिल्कुल अलग होता है। बात दूसरी बात, हमारे नीतीश जी ने बहुत जोरदार बात कही, ये हमारे मंत्री जी की संवेदनशीलता है, जो जाकर के बात करते हैं। आपके मंत्री जी क्या करते थे, पुलिस को भेज के लाठियां चलवाते थे। और नितिन जी, आपको शायद याद होगा, किस किस पे लाठियां नहीं चल रही, वीरंगनाओं तक चला दी, डॉक्टरों तक पे चला दी, युवाओं पर चला दी, किसको छोड़ा? इसलिए मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। सचिन पायलट जी की भी बात नितिन जी ने की। ये सचिन पायलट जी वही है ना जिनको माननीय गहलोत साहब ने क्या सर्टिफिकेट दिया था? उन शब्दों को मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो शब्द अच्छे नहीं है किसी राजनीतिक नेता के लिए। अपने डिप्टी सीएम के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने विधायकों पर रासुका राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। आपको याद होगा दीपक जी, मैं नहीं जाना चाहता उन बातों पर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य, डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, और विकसित राजस्थान हम बनाएंगे, और हम इसलिए बनाएंगे कि हमारी नीति से। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था अभी 2 दिन पहले? इन्होंने कहा था कि ऐसी घोषणाएं आप मत करिए जहां बजट प्रावधान नहीं है, आगे जाके दिक्कत पैदा करता है। ये मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और यही कांग्रेस पार्टी अपना यही काम करते आ रही थी, बजट की चिंता नहीं है, पैसा है या नहीं है। यही इन्होंने कर्नाटक में किया, यही इन्होंने तेलंगाना में किया, यही इन्होंने हिमाचल में किया। हिमाचल में आज स्थिति है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं, ये इसीलिए हुआ है। और यही काम इन्होंने राजस्थान में किया, ओपीएस को लेकर आए, ईआरसीपी का मुद्दा इन्होंने उठाया, ईआरसीपी को हमने सोल्व किया है, पीकेवी को हमने मूव किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और केवल 15 दिन में किया है। जिस काम को ये 5 साल तक लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे, इनसे नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से ऊर्जा का क्षेत्र हो, चेतन जी, लेकिन इन सब के बीच में सवाल तो ये भी उठता है, चेतन जी, डॉक्टर चेतन राजपूत जी, सवाल तो इन सब चीजों के बीच में ये भी उठता है कि जब आपकी सरकार ईआरसीपी को लेकर आगे बढ़ती है, यमुना जल समझौते को लेकर आगे बढ़ती है, उसी सरकार के काबीना मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जैसे लोग अपने ही गृह जिले के अंदर, जहाँ पर देवली उनियारा में उपचुनाव होता है, वहाँ पर कोई महिला ये कह देती कि पेयजल की समस्या है साहब, इसको दूर कर दीजिए, तो उनको कहते हैं कि मैं ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं कोई माता जी तो हूँ नहीं कि फूंक मार कर ठीक कर दूँ एक दिन में। इस तरीके के बयान देते तो वो भी तो आप लोगों के ऊपर दिक्कत खड़ी करते होंगे ना, उसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर उपचुनाव होना है उसके 2 दिन पहले ऐसी बातें कर दी जाती है, ये नुकसान होगा? हम तो हर घर नल योजना लेकर आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों, हर घर में नल होना चाहिए। ये तो कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने जल जीवन ठीक है, मैं मान गया सर, आपकी सरकार में कांग्रेस सरकार के मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उस समय के आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री इस तरीके की बात कर जाते हैं जब जनता के बीच में, तो वो नुकसान नहीं करेगा क्या आपको? हाँ, मैं बताता हूँ, माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी अभी वर्तमान में, अभी आचार संहिता लगने से पहले जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल और टंकियों का जो सैंक्शन किया है और जिस प्रकार से आवंटन किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि मंत्री कितने गंभीर। अरे सर, गंभीर तो है, लेकिन वो ये कहते हैं कि राजेंद्र गुर्जर के जीतने हारने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पर, तुम्हें सौगंध है, जिसे मन में आए उसे वोट दे देना। लेकिन इस तरीके की बात यदि मंत्री जी जाकर उसी मतदाता के सामने, उस वोटर के सामने करेंगे तो वो भी तो नुकसान आपको देगा जिस सीट पर आप जीत का दावा कर रहे हैं। कोई भी मंत्री हो, सरकार का कोई भी मंत्री हो, चाहे सरकार का कोई भी कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति कार्यकर्ता पहले है, मंत्री बाद में। और कार्यकर्ता का लक्ष्य क्या है? कार्यकर्ता का लक्ष्य सीधा सीधा है संगठन को मजबूत करके और हमारे प्रत्याशी को जिताना, और जनता का आशीर्वाद विश्वास करे। दीपक जी, ऐसे जवाब देने से जनता विश्वास कब करती है? जब जो कहा वो करके दिखाया, तब जनता आशीर्वाद देती है, ऐसे जनता आशीर्वाद नहीं देती। आप मेरे सवाल को घुमाए जा रहे हैं। मैं ही कह रहा हूँ, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ये कहते हैं कि मेरे पास, मैं कोई माता जी तो हूँ नहीं, जून में वो कहते हैं मैं बालाजी तो हूँ नहीं कि फूंक मार कर इस समस्या को तुरंत ठीक कर दूं। कभी वो बालाजी की बात करते हैं, कभी वो माता जी की बात करते हैं, वो जनता को कहते हैं कि तुम्हें सौगंध है। अभी आपने स्वयं ने बताया था कि आचार संहिता लगी हुई है, अभी आपने स्वयं ने बताया था। तो चुनाव के बीच में माननीय मंत्री जी ऐसी कोई बात किसी को नहीं कह सकते। परसों कहा, आप चाहे तो मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है ऐसा नहीं बिल्कुल कहा, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल भेज दीजिए, दूंगा। कोई 2.25 दिक्कत मिनट नहीं का है। वीडियो आप सुन लीजिएगा उस बात को भी। हमारे खैर हमारे साथ में मंत्री प्रोफेसर संवेदनशील जितेंद्र है। मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के। एक बार मैं उनका रुख कर लेता हूँ। स्वागत है प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी आपका। जितेंद्र जी, क्या कुछ जानकारियां मिल रही है आपको, क्या कुछ रुझान आपकी पार्टी के समर्थन में दिख रहा है आपको? जी, सलूम्बर और 84 से अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। दोनों जगहों पर ही मतदान अच्छा हुआ, इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद मतदाताओं की ऐसी है जो वहां से प्रदेश के बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी एक ये हम लोगों के जहन में इधर भी था कि दिवाली पे जो मजदूर वापस आएगा वो उतने लंबे समय तक रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि अच्छी तादाद में जो है अच्छा जो है मतदान हुआ है और ये हम लोगों के लिए भी एक सुकून की बात है। और जिस तरीके की बूथ से जो हम लोगों को खबर आई, वो खबर हम लोगों के लिए सुकून देने वाली थी। ये थी कि हम लोग 84 के साथ साथ सलूम्बर में भी जो है जीत दर्ज करेंगे। ये स्थिति आज की तारीख में है। और जो हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके की बातें आपस में जो हो रही थी वहां पर कि किस तरीके की चीजें जिसको लेकर के मतदाता का रुझान है, और वो खास करके हमारे साथी ने जो बात कही, उन्होंने ईआरसीपी को लेकर के बात कही। हालांकि दक्षिण राजस्थान में ईआरसीपी का मसला नहीं है, लेकिन वहां पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। सलूम्बर में अगर स्पेशली बात करें, क्योंकि सलूम्बर में 3 बार से बीजेपी चुनाव जीतती रही है। पिछले बार भी जो है स्वर्गीय अमृतलाल जी चुनाव जीते थे और उससे 2 दफा पहले भी अमृतलाल जी वहां पर थे। लेकिन पानी की जो इश्यू था वो अभी भी वहां पर मौजूद था, इसलिए पानी के इश्यू ने वहां पर काम किया। और भी कई इश्यू, छोटे छोटे इश्यू थे, जिसमें एक अपराध का मामला था। ऐसे कई केसेस जैसे आए जहां आदिवासियों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ अपराध हुए और उसमें सरकार ने कार्रवाई नहीं की। उसमें खास करके उस शिक्षक का मसला था मेघवाल का, जिसके ऊपर अपराध हुआ और उसके बाद आज तक सरकार ने जो उनके साथ वादा किया था वो वादे को पूरा नहीं किया। और वो भी इसी तरीके की और भी कई घटनाएं थी। उन सब का रिफ्लेक्शन एक चीज हम लोगों को देखने को मिला कि लोगों की नाराजगी सरकार को लेकर के वो पोलिंग बूथ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। और हमें पूरे विश्वास है कि हम 23 तारीख को जो है हमारे लिए अच्छी न्यूज आएगी। 7 में से 2 सीटों पर आप जीत दर्ज कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है ना? सलूम्बर और बिल्कुल, हम लोगों की यही उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, आपने भी सुन लिया, सबके अपने अपने दावे हैं, दलील है, लेकिन इन सबसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? हाँ दीपक जी, मैं झुंझुनू की सीट के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि आज की चर्चा में वो चीज निकल कर नहीं आई। एक्चुअल में मैं कहूँ तो देखो, झुंझुनू पर कोई भी व्यक्ति, मेरे जो स्पोक्स पर्सन साथी बैठे हैं वो नहीं बोलते। एक 11 अक्टूबर को एक घटना हुई वहां, मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको। वहां पंचायत की गई। अच्छा, वहां मुस्लिम वोट नाराज है, आपको सबको पता है। मुस्लिम वोट में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वैसे भी झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ रहा है, ओला परिवार का वहां पे। अब बाबू वर्सेस ओला का मुकाबला सब समझ रहे थे, लेकिन गुढ़ा निर्दलीय खड़े होकर गुढ़ा की सभाओं में मुस्लिमों का बहुत बड़ी तादाद में भाग लेना, मुझे तो लगता है कि यहाँ सत्ता पक्ष को बुरी तरह डरना चाहिए, कांग्रेस को उससे भी ज्यादा। उसका एक कारण बताता हूँ। वहां 80,000 वोट जाटों के, ठीक है, और उसमें से भी अकेली एक जाट जो गोत्र है, बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ, झुंझुनू में जो लड़ाई है ये गोत्र तक भी उतर गई है। एक झांझड़िया बेल्ट कहलाती है, जो लगभग 12 पंचायत आती है उसके अंतर्गत, गुढ़ा से लेके झुंझुनू के बीच तक। उनमें 25,000 वोट, 25,000 बहुत बड़े वोट है, वो एक जगह जाते हैं। और वो जो वोट बैंक है वो झांझड़िया बेल्ट, वो पिछली बार 2023 के इलेक्शन में बबलू जो बीजेपी के रुष्ट व्यक्ति थे उनको, उनके साथ गए थे वो 25,000 के लगभग। तो अब देखना ये है क्या बीजेपी उनको साध पाई है। अगर बीजेपी उनको साध पाई तो समझ लो मुस्लिम जो उधर गए हैं गुढ़ा की तरफ, तो फिर ये बड़ा लॉस कांग्रेस को होगा। एक तो मुस्लिम टूट के चले गए, गुढ़ा ने उनके वोट बैंक में शेंद लगाई है। दूसरा, ये झाझड़िया बेल्ट ने भी अगर साथ दे दिया बीजेपी का, तो कांग्रेस के लिए वहां पे नाक बचाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा जितेंद्र जी आपके पास भी। मैं राजेश बुनकर जी, आपको वक्त बहुत कम मिल पाया, मुझे लग रहा है ऐसा। आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अब एक नए टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। सवाल ये उठता है, क्योंकि मैं ये सवाल जो नितिन जी से भी पूछूंगा, मैं चेतन जी से भी पूछूंगा, मैं राजेश बुनकर जी आपसे भी पूछूंगा। इन चुनावों में बड़ी बात यह कि 7 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात यह है, 2 नाम कांग्रेस पार्टी के लिए, 2 नाम बीजेपी के लिए और 1 नाम आपके लिए, आप खिमसर में। क्या मौजूदा इस सियासत के दौर में सिर्फ सहानुभूति के आधार पर ही वोट लेना चाहते हैं आप लोग?
सहानुभूति के नाम पर ना तो हमने पहले वोट लिया था, तो और क्या दरी बिछाने वाले किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था यहाँ पर? बिल्कुल दिया जाना चाहिए था और हमने दिया भी है। आप देखिए, हमने 77 जगह चुनाव लड़वाया था अभी। और सर, मैं तो खिमसर के उपचुनाव की बात कर रहा हूं। मैं उपचुनाव की बात करूं तो उपचुनाव में हमने एक आम सभा बुला करके लोगों का राय मशवरा लेकर के हमने कनिका बेनीवाल जी को यहाँ टिकट दिया है और चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ कि हनुमान बेनीवाल खिमसर से चुनाव लड़े, उसके बाद में वो सांसद बन जाए 2019 के अंदर, तो अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़वाते हैं। 2024 के अंदर वो चुनाव लड़े और उसके बाद में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार दें। दिया, लोग आए हैं, बैठे हैं एक जाजम बैठ करके और फैसले लिए गए हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने जाजम बिठाई हो उस विधानसभा के लिए, उस चुनाव के लिए। इसका मतलब तो ये है कि पार्टी भी डरी भी तो है। हमने लोगों, आप दरी की बात कर रहे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, हमने लोगों को बुलाया, बिठाया है और फिर उनसे राय मशवरा लेकर के हमने अभी पत्नी को पहले भाई को चुनाव लड़वाना, इसका मतलब तो सीधे तौर पर यही हुआ ना कि ठीक है, मैं खुद सांसद ही करूंगा और आप मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, एक तरीके से मुझे ही वोट दे देना। ये तो इसका मतलब तो यही है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि आम जनता से पूछ करके कनिका बेनीवाल जी को टिकट अलॉट किया गया है। यहां कनिका बेनीवाल नहीं, खिमसर की जनता चुनाव लड़ रही है। हमने लोगों से पूछ करके, बात करके और ये फैसले लिए हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कभी भी ऐसा कोई निर्णय आज तक नहीं लिया गया होगा। और हमने बकायदा वो लाइव रखा, हमने लोगों से पूछताछ की, लोगों को अच्छा लगा, कोर कमेटी को अच्छा लगा, निर्णय पास हुए और कनिका बेनीवाल जी चुनाव में है। कितने लोग थे उस पंचायत में? उस पंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद थे और ये तो लाइव बातें हैं, आप देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आप पेज पर भी देख सकते हैं। जब नेता खड़े हो जाते हैं राजेश बनकर जी, तो उनके समर्थक उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अब ये ऐसे कोई 100-200 नहीं, ऐसे 1000 लोग भी हो सकते हैं। अब ये बात तो आप कांग्रेस बीजेपी के लिए भी मैं पूछूंगा। मैंने इसीलिए बोला कि सहानुभूति एकमात्र तरीका रह गया क्या? सहानुभूति के नाम पर हमने कभी वोट लिया ही नहीं। हमने किसान, जवान, दलित, शोषित जो भी, मैं आऊंगा एक बार, मैं वापस आऊंगा जितेंद्र यादव जी, एक बार आपके पास आऊंगा, बाद में आऊंगा। एक बार मैं पहले एक बार डॉक्टर चेतन राजपूत जी के पास जाना चाहूंगा। चेतन जी, आपने भी ठीक वही किया, जगमोहन मीणा जी को टिकट दे दीजिए, चाहे से आप शांता देवी जी को टिकट दे दीजिए। तो ये राजस्थान तो सीधा सीधा क्राइटेरिया क्या दीपक जी, हमारा तो सीधा सीधा कार्यकर्ता है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। अच्छा, हमारा संगठन है। आरएलपी के जैसी व्यवस्था हमारी नहीं है। आरएलपी एक हनुमान बेनीवाल जी की निजी पार्टी है, ये कोई वैसे पार्टी नहीं, कोई संगठन आधारित। ये हनुमान बेनीवाल जी जो तय करते हैं वो फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश तक एक चैन बनी हुई है, हायरार्की बनी हुई है। वहां से हमारे पास नाम आते हैं, वहां से समर्थन होता है, फिर वो नाम प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है। सीसी बैठती है, सीसी बैठने के बाद में तय करती है किसको करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले, आपको पता है हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोग होते हैं, टिकट एक को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट करता है और अपने नेतृत्व की बात पर विश्वास करता है और उस चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके उम्मीदवार के साथ लगता है, तभी तो हम चुनाव जीतते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अमृतलाल मीणा जी इस दुनिया में नहीं रहे। दुख है इस बात का, एक विधायक के तौर पर वो चले गए इस दुनिया को, बहुत कम वक्त हुआ था उनको इस मौजूदा कार्यकाल में विधायक बने हुए, ठीक है, लेकिन उस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, आखिरी सांस उन्होंने ले ली। तो उसके बाद उस आपकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें और भी तो कार्यकर्ता हो सकते थे, उसको भी तो आप विधायक का चुनाव लड़वा सकते थे। आपने भी किया, परिवार के सदस्य को दे दिया, सबका देखा। और माननीय अमृतलाल जी ने जिस प्रकार से सलमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा की है, उस सेवा का ही तो परिणाम था कि लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे। ये कह रहा हूं, तो उसी सहानुभूति के लहर पर आप भी सवार हो जाना चाहते थे कि ठीक है, नहीं अब यदि चुनाव जीतना है इस मौजूदा दौर में तो उनकी पत्नी से बेहतर मुफीद कोई हमारे लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ये तय करता है किसको हमें प्रत्याशी बनाना, हमारी पार्टी तय करती है और हम वही निर्णय लेते हैं जो जनता को पसंद आए, जनता को लगे, ठीक है, कार्यकर्ता को लगे कि नहीं अच्छा कैंडिडेट। ठीक है, नितिन सारावत जी, आपके साथ भी ठीक हुई स्थिति है, जुबेर खान दुनिया में नहीं रहे तो उनके बेटे आर्यन को टिकट दे दीजिए, ब्रजेंद्र ओला जी सांसद बन गए तो उनके बेटे अमित ओला को टिकट दे दीजिए। फिर कार्यकर्ता कहां जाएगा? कार्यकर्ता की हत्या नहीं है क्या, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की?
दीपक जी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कितने सारे जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं, चाहे दौसा में देख लीजिए, चाहे यहाँ पे क्या नाम से देवली उनियारा में देख लीजिए, अदर जगह देख लीजिए, बिल्कुल। और एक पार्टी के जब चुनाव लड़ने जाती है तो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत पूरी, और वो प्रोसेस हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है। हमारे यहाँ 2 जने बैठ के डिसाइड नहीं करते, ना ऊपर से पर्ची आती है, पर्ची थमा दी, उसके बाद में अपने बैठे रहो। नहीं, अगर नरेश मीणा जी की मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं आज उससे बहुत बड़ी सीख पूरे देश में और पूरे राजस्थान के युवाओं को मिली है कि अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, धैर्य और संयम। मैं भी एक युवा हूं, मैं भी बहुत दिन से पार्टी के सेवा में, पार्टी देश वहां उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। पार्टी देश नहीं तो इस तरह का आप सुनाई नहीं, आप जो बात कर रहे हो जिसके मैं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। मेरी बात सुनिए, आप बातचीत तो वही होती है ना, बातचीत तो वही होती है ना। अरे भैया बातचीत तो वही होती है ना, आपने कहा दरी बिछाने वालों की बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने बीजेपी वाले बीजेपी और स्पॉक पर्सन से भी बीजेपी से भी मैंने पूछा, बीजेपी से भी जय आहूजा का मुद्दा उठाया मैंने रामगढ़ सीट का। मेरा काम राजनीति का विद्यार्थी जय आहूजा को मुद्दा वहां से उठाया तो मैं नरेश मीणा का भी पूछूंगा। देखिए सर, आपको हमसे ज्यादा समय दिया जाता है। आप मुझे ये नहीं बता सकते मुझे कब बोलना है। नहीं, आप मुझे ये नहीं कह सकते। आई एम नॉट नो, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं। आप दोनों से निवेदन है, एक-एक करके आप अपनी बात रख देंगे तो ठीक, बेहतर तरीके से रहेगा। मेरा दोनों से निवेदन है, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं। जो सच है उसे देखो। आप इस मंच को अगर अपने प्रोपेगेंडा फैलाने का जरिया बनाना चाहे तो बनाइए। मैं बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा हूँ, जनता जानना चाहती है कि बता तो वो रामगढ़ बताएंगे तो आप वहां बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, आप अकेले बोल लो तो बताओ, आप बता दो उन्होंने दरी नहीं बिछाई। आप बिल्कुल आप गलत। मैं ये नहीं, उन्होंने दरी नहीं बिछाई। पार्टी के अंदर एक प्रोसेस होती है, हमारे पार्टी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके तहत नीचे से नाम आता है, बैठती है और वहां पे तय होता है कि किसको कौन चुनाव लड़ेगा और बाकी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जिसको जनता की आवाज और कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं वही चुनाव लड़ता है। इस तरीके से दौसा में जिस तरीके से डीसी बैरवा जी के लिए आवाज उठी, वहां पे डीसी बैरवा जी ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता है, उनकी आवाज थी वहां पे। जुबेर आर्यन के लिए भी आवाज उठी होगी, तरीके की बात करिए। जुबेर आर्यन के लिए भी आवाज उठी। जिस जगह मैं ये कह रहा हूं, जिस जगह जनता चाहेगी, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। या स्टूडियो में बैठ के 2 जने, या स्टूडियो में बैठ के किसी ऑफिस में बैठ के 2 जने डिसाइड नहीं करते। स्टूडियो में बैठ के नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप स्टूडियो से नहीं बोलता, नितिन जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए। जितिन जी 1 मिनट रोकूंगा बड़े निवेदन के साथ आपको। नितिन जी ये बता दीजिए, आप कह रहे जनता तय करती है, स्टूडियो में बैठकर कोई तय नहीं करता। मान लीजिए तो जुबेर आर्यन के लिए आवाज आई होगी पूरे रामगढ़ की जनता की कि पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया, तो बेटे को टिकट दे दीजिए। झुंझुनू के अंदर ब्रजेंद्र ओला, सुनिए अब सुन लीजिए एक बार, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू के अंदर यदि सांसद बन गए तो बेटे को ही टिकट दे दीजिए, क्योंकि आपको डर लगा होगा कि ओला परिवार की पूरी एक फहरिस्त रही है, ओला परिवार का कब्जा रहा है वहां पर झुंझुनू के अंदर। यदि उसे टिकट नहीं दिया तो हो सकता है कि भीतरघात हो जाए, चुनाव हरा दे वहां पर। ना होगा डर आप लोगों के पास इस बात का। मुरारी लाल मीणा हो सकता है कि अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हो, इसलिए टिकट नहीं मिला हो। मैं क्या कह रहा हूं दीपक जी कि ये हुआ कि कत्ल भी वही करेंगे और वकील भी वही बन जाएंगे। हर जगह अपना लॉजिक सेट कर लेंगे और अपने लॉजिक के हिसाब से कंक्लूजन निकाल लेंगे। वहां मुरारी लाल मीणा जी नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने नहीं लिया, वहां वो चाहते थे। उन्होंने अपील तो की थी, सुना था आपने। देखिए यही हिपोक्रेसी होती है दीपक जी, अपने हिसाब से फैक्ट को सेट करना और उन फैक्ट को असल में मान के, और यहाँ स्टूडियो के 4x4 कमरे के अंदर अपना चलिए छोड़ दीजिए। अमित ओला का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी के भीतर? अमित ओला का क्या योगदान है बता दीजिए मुझे। उनके दादाजी ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया तो उनके पिताजी को टिकट मिला, उनके पिताजी ने काम किया तो बेटे को टिकट मिल गया। ये योगदान है उस जगह वो उनका। मैं कह रहा हूं हर जगह से जहां कार्यकर्ता और जनता, उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, इसीलिए जो एक विधानसभा से ब्रजेंद्र ओला जी जीते थे वो 8 विधानसभाओं से जीत के आए और सांसद बने। उनका ये योगदान है, उनका ये है कि उन्होंने वहां जनता की आवाज को सुना। नहीं बड़े-बड़े तो आपके हिसाब से मंत्री, ठीक है, चलिए बहुत ठीक है नितिन जी, बहुत है। जितेंद्र यादव जी
जितेंद्र यादव जी मुझे ये बता दीजिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि आप खुद राजनीति के विद्यार्थी हैं, मेरे को ये बता दीजिए, क्या वाकई में सहानुभूति की लहर पर सवार होकर ही हर पार्टी चुनावी नैया को पार करना चाहती है? ब्रजेंद्र ओला सांसद बन गए तो ठीक है, उनके बेटे को टिकट दे दीजिए, वो चुनावी नैया पार कर लेंगे, क्योंकि ओला परिवार से बेहतर वहां पर मुफीद कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता कांग्रेस पार्टी के लिए। आपका सवाल पूरा हुआ, मैं बताता हूँ। इसका ना तो मुझे श्रेय है जवाब देने का, ना आपको है। इसका श्रेय तो सीधा सीधा हमारे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भाई साहब को मुस्लिम समाज की उस मीटिंग का ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक कितने बड़ा है वहां, फिर भी उन्होंने एक सामाजिक मीटिंग बुलाई पूरी समाज की, और वो आए भी अपनी टिकट मांगने कि एक ही परिवार की बखोती बना के रखोगे क्या, अब की बार मौका है, हमें टिकट दे दीजिए। और कांग्रेस आला कमान ने जो भी इनका सिस्टम है उन्हें बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। और इसका फायदा अब कहां जा रहा है? इसका फायदा मुझे बीजेपी को होता नजर आ रहा है, क्योंकि बुढ़ा की सारी बैठकों में कौन जा रहा है? वो मुस्लिम। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, तो क्या यही सिस्टम है कि आपके परिवारवाद और सिंपैथी को भुनाया जाएगा बजाय किसी समाज या दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने के? जी ठीक है, बताइए वहां क्या हुआ? झुंझुनू में हुआ क्या? मुस्लिमों को क्यों दरकिनार किया गया? बताएंगे कोई स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन? हाँ, नितिन जी जवाब देना चाह रहे हैं, नितिन जी जवाब देना चाह रहे हैं। नितिन जी, कांग्रेस वॉर रूम के बाहर, अस्पताल रोड के बाहर में जब बैठे थे आपके प्रभारी, जब प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, तब बाहर मुस्लिम समाज बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहा था सर, सामने वाले प्लॉट के बाहर बैनर लगा के। अनऑफिशियल ये बात, मेरे मित्र है पौरुष भारद्वाज, मैंने अनऑफिशियल उनसे भी पूछी ये बात। मैंने कहा इतनी बड़ी भूल क्यों करने जा रही है पार्टी? तो शायद हमारे स्पोक्स पर्सन भाई साहब जवाब दे देंगे इसका। देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। मैं जिस दिन वो वॉर रूम में डिस्कशन हो रहा था, तमाम जितने प्रतिनिधि की ये बात कर रहे हैं, तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत की गई, तमाम प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, और जब एक मत हुआ उसके बाद में ये तय हुआ उनके खुद के सहयोग से। आप बताइए, उसके बाद जब चुनाव लड़ा तब वो परिस्थितियां कहां थी? क्योंकि वो एक फैब्रिकेटेड रूप में कुछ लोगों द्वारा ये फैलाया गया था। उसके बाद में सबने सहयोग किया, वहां पे जो लोग थे उन्होंने भी सहयोग किया। आज भी ये उसको फैब्रिकेटेड रूप देके आपने उनके साथ क्यों नाइंसाफी की? आप ये बताइए, राजस्थान में 200 सीटों के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया गया। SC ST OBC को बीजेपी ने लगातार दरकिनार किया, आरक्षण छीनने की कोशिश की, आज भी संविधान को बदलने की कोशिश की, संविधान को बदलने की कोशिश की। अरे सुनिए ना, संविधान को बदलने की कोशिश की, उन लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश की जो सलूम्बर। आपने लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो बीजेपी खंडन कर चुकी उन बातों का। तो सवाल कहां का था? आपसे सिर्फ ये पूछा, एक सवाल कहां का था? वहां पे आदिवासी को वनवासी करके उनके सारे अधिकार छीन लिए जाए, ये करने की कोशिश की, फिर भी। और अरे तो वो आदिवासी भी आपके साथ नहीं है, वो आदिवासी पार्टी भी आपके साथ नहीं है, उन्होंने भी कह दिया आप स्लो पॉइजन है आप। मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासी और हमारे दलित भाई किसके साथ है? पार्टी अलग बात हो सकती है, हमारी विचारधारा बीजेपी के। क्या आदिवासी पार्टी बीजेपी ने जो कृत्य किए उनके साथ खड़ी थी? बिल्कुल नहीं खड़ी थी। क्या बीजेपी के उन्होंने चलिए ठीक है, जितेंद्र मीणा जी मेरे साथ तो बहुत लेट जुड़े, मैं एक बार उनको भी पूरा मौका दूंगा। जितेंद्र मीणा जी 7 सीटों पर चुनाव हुए, सब लोग अपने अपने हिसाब से जीत का गणित जो है वो गढ़ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों दलों के लिए क्या बेचैनी पैदा करेंगे ये चुनाव परिणाम? ये आप लोगों को लगता है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 84 नहीं बल्कि सलूम्बर भी जीत रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये बेचैनी पैदा करेंगे, और ये इसलिए भी दरअसल ये देखिए कि ये अलार्मिंग जो करंट सरकार है उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी होगी, क्योंकि पिछले 10 महीने के उनका जो कार्यकाल है उसका रिव्यू होने जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके की सिचुएशन, खास करके देखो, अगर हम एग्जांपल के तौर पर दौसा को ही ले लें, तो दौसा से वर्तमान सरकार में कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, और उनके क्षेत्र में भी अगर मतदान का प्रतिशत 7 से नीचे है, तो इस बात का ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है एक तरीके से कि किस तरीके की स्थिति इलाकों में है, किस तरीके की स्थिति जहां बीजेपी अभी तक डोमिनेट करती है या जहां बीजेपी के कद्दावर लोग मैदान में, वहां कैसी स्थिति है।
ऐसे में एक तो ये चीज इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरी चीज, जहां तक हम लोग जो अभी प्रत्याशियों की बात हो रही थी, उसमें हमारे आरएलपी वाले साथी ने एक बात कही थी कि जाजम से, साथी हम लोगों ने भी जाजम से, हमारे यहाँ तो आपको मैं बता दूं, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उम्मीदवार के सिलेक्शन की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग जेपीएससी कहते हैं, जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, और उसमें हमारा होता यह है कि बूथ लेवल के जो हमारे पार्टी के ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो अपने बूथ से जो है अपना विधायक चुन लेते हैं कि भाई उस बूथ का जो भी कैंडिडेट दावेदार है वो अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं। और बूथ से लेवल से ऊपर सेकंड लेयर में इलेक्शन हमारे ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिसमें सारे ब्लॉकों के जितने उम्मीदवार के नाम वहां पर आए हैं, फिर वहां के मतदाता आगे ब्लॉक से लेवल पे अगले 3 नाम भेजते हैं, और फिर तहसील के लेवल पर जितने ब्लॉकों से नाम आते हैं उन पर चर्चा होती है, वो फिर अगला मतदाता चुनते हैं, और ऐसे करते करते विधानसभा के लेवल पर 3 नाम फाइनल होते हैं, और उन 3 नामों में से जो टॉप होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसे हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। और उसी प्रक्रिया के तहत आपने देखा होगा 84 से अनिल जी कटारा, जो कि राजकुमार जी के परिवार से नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति जो कि दूसरे ब्लॉक के भी है, राजकुमार जी के ब्लॉक के अलग ब्लॉक से वो आते हैं, वो एक उम्मीदवार चुने जाते हैं। ऐसे ही सलूम्बर में भी 3 उम्मीदवार थे, लेकिन क्योंकि जितेश जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी लोगों ने बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले उनको ज्यादा मत दिया था, इसलिए वो उम्मीदवार हुए। अदरवाइज उसी प्रक्रिया से हमारे पुराने कैंडिडेट्स को भी गुजरना पड़ा, जितेश को भी गुजरना पड़ा। तो ये उम्मीदवारों के सिलेक्शन की जो प्रणाली है, भारत आदिवासी पार्टी में भी एक तरीके से समझिए जो है अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता से तय होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे चुनावों में जिस तरीके की सिचुएशन रही है, पिछली सरकार का भी कार्यकाल हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी कमियां वहां पर भी रही, लेकिन उन कमियों को सुधारने का मौका इस सरकार के पास था। 10 महीने के कार्यकाल में इस सरकार ने वो कमियों को नहीं सुधारा। ठीक है, मैं बड़े अदब से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं अब राजेश बुनकर जी के पास जाऊंगा, आरएलपी के प्रवक्ता हैं। राजेश बुनकर जी, आपको लगता है कि यदि आपने कर लिया होता नितिन जी की पार्टी के साथ में समझौता, गठबंधन, तो कुछ मुफीद रहता, आप लोगों के लिए ठीक रहता? नहीं, हमारी जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करती है, इसके लिए तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कोर कमेटी डिसाइड करती है, किसके साथ में हमारे अलायंस होंगे या किसके हम साथ रहेंगे या किसको हम समर्थन देंगे, किससे हम समर्थन लेंगे। ऐसा है, ये चीज़ें तो ऊपर एक लेवल हमारा जो बना हुआ है कोर कमेटी वो डिसाइड करती है सर। लेकिन नुकसान नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी से आपने गठबंधन किया, आपने उनके साथ गठबंधन करके सांसद का चुनाव दिया था? हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं था, हमारा इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन था। हमने कोशिशें ये करी थी कि कांग्रेस अगर यहाँ पर अगर गठबंधन करती है इंडिया गठबंधन के मतलब एक दायरे में, तो हम उनके साथ रहते हैं। इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी अभी हरियाणा में जब चुनाव हुए थे और भी बहुत सारी जगह चुनाव हुए हैं जिनमें कांग्रेस भुगती है, क्योंकि इन्होंने भी एक अहंकार मतलब चुनाव लड़ा है। और देखिए हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, देखिए हमारा तो युद्ध ही अन्याय के विरुद्ध है। हम सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान में, इस प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर के तो जनता को फुटबॉल बना रखा है, कभी इस पाले में कभी इस पाले में। राजेश बुनकर जी, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में तो कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी बनी थी। सब सांसदी का चुनाव आता है, यानी कि लोकसभा चुनाव आता है, तो आप कभी बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं, कभी आप इंडी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। ये तो जनता सवाल पूछेगी सर आपसे भी। बिल्कुल कोई नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आखिरी संक्षिप्त कमेंट के लिए प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी का, माफ कीजिएगा, जितेंद्र यादव जी का रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र जी, आपकी फाइनल क्लोजिंग टिप्पणी, कमेंट। दीपक जी, निश्चित रूप से देखो, ये जो 7 सीट हैं, इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भीतरघात नहीं हुआ तो रिजल्ट जो मुख्य चुनाव में हुआ था उससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होने वाला है। और अगर भीतरघात हुआ तो थोड़ी सी समस्या पक्ष को आ सकती है निश्चित रूप से। जहां झुंझुनू में कांग्रेस मुझे प्रॉब्लम में दिख रही है, वहीं थोड़ा बहुत दौसा में मुझे यहाँ सत्ता पक्ष बड़ा प्रॉब्लम में नजर आ रहा है। रही बात हमारे बाप की या इधर बेनीवाल जी की पार्टी की, तो बेनीवाल जी ने थोड़ा सा अस्पष्टता कर दी है, एक आम वोटर को ना कंफ्यूज कर दिया टोटली। इसलिए ये समग्र रूप से मैं यही कहूंगा कि बहुत अप्रत्याशित परिणाम की मुझे कोई उम्मीद नहीं है चुनाव से।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर चेतन राजपूत जी प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत शुक्रिया। नितिन सारस्वत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएपी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश बुनकर जी प्रवक्ता आरएलपी, और साथ में जितेंद्र यादव जी राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए जो किस्मत है प्रत्याशियों की, सियासी दलों की, साथ में उन चेहरों की जिन्होंने अपने चेहरे के दम पर किसी को चुनाव लड़वाया, अपने किसी परिचित को चुनाव लड़वाया, परिवार से चुनाव लड़वाया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये जो किस्मत का फैसला वो 23 नवंबर को हो जाएगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। तब तक ये किस्मत कैद हो चुकी है 10 दिन के लिए, और 10 दिन बाद में जब किस्मत खुलेगी बहुत सारे लोगों की दांव पर लगी हुई साख का भी पता लग पाएगा। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।